आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझने वाले हैं कि कोई भी अगर सामान्य यौगिक है, कोई भी अगर सामान्य यौगिक है तो उस सामान्य यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, या वो सामान्य यौगिक बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा या आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। या वो सामान्य यौगिक अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सामान्य यौगिक होगा उसका प्रसंकरण क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा डिफिनीशन देखेंगे, उस टर्म्स को समझ लेंगे, तब हम लोग इस पर चर्चा करने वाले। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होता है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होता है। तो अगर अनुचुंबकीय का बात करेंगे तो सबसे पहले शॉर्ट हेडिंग डालते चलना है, डॉट करके। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होता है, ये अनुचुंबकीय क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो सामान्य यौगिक है वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इस बात का हम लोग कैसे पता चलेगा। तो अनुचुंबकीय पहले क्या है उसके बाद को हम लोग समझेंगे। ये लिखने के बाद, हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना है, इसके अंदर लिखना है जटिल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने पर, जटिल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने पर वह जटिल यौगिक अनुचुंबकीय होगा। वह जटिल यौगिक अनुचुंबकीय होगा। वह जटिल यौगिक अनुचुंबकीय होगा। तो जिस यौगिक में जो जटिल यौगिक है, उसको सामान्य यौगिक बोला जाता है। अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। कौन सा पदार्थ कहलाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे प्रतिचुंबकीय का, अगर हम लोग बात करेंगे प्रतिचुंबकीय का, प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय को हम इंग्लिश में बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अब ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर प्रतिचुंबकीय का बात हम लोग करते हैं तो प्रतिचुंबकीय किसको बोला जाता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें लिखना है कि जटिल यौगिक में युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, जटिल यौगिक में युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वह जटिल यौगिक प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तो वह जटिल यौगिक प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। जिस जटिल यौगिक में अगर युग्मित रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, युग्मित रहेगा मतलब जोड़ा में रहेगा। अगर अयुग्मित और युग्मित नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान में रखना है कि अगर युग्मित रहेगा तो कौन सा कहलाएगा, तो वो वाला जो जटिल यौगिक होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा। वो जटिल यौगिक होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। अब बात कर लेते हैं प्रसंकरण का। तो अगला डॉट करके ये टेबल बनाना है। बताया जा रहा है कि अगला डॉट करके ये टेबल बनाना है, और किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टेबल को बनाना है, तो जिस जटिल यौगिक का सामान्य संख्या अगर 4 होता है तो उसका 2 प्रकार के प्रसंकरण देखने को मिलता है। या तो sp3 हो सकता है या dsp3 होगा। लेकिन आप लोग को इसमें याद क्या रखना है, प्रसंकरण तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगर 6 रहेगा तो उसका 2 प्रकार का हो सकता है, d2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। तो बात यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग प्रसंकरण तो निकाल लेंगे, लेकिन इस प्रसंकरण से इसका संरचना बता सकते हैं। अगर sp3 होगा तो इसका संरचना कैसा होगा, चतुष्फलक होगा। dsp2 होगा तो वर्गतलीय होगा। इन दोनों में जब कोई भी होगा तो इसका संरचना कैसा होगा, अष्टफलक होगा। बस इसी चीज़ को याद रखना है। ये टेबल बना लेना है, डॉट करके ये पूरा टेबल बना लेना है। अगला पॉइंट पे जाते हैं। तो अगला पॉइंट में बताया जाता है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, इसके साथ साथ ये भी चीज़ बताया जाता है कि
चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो अगला डॉट करके लिखना है चुंबकीय आघूर्ण। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला जाता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला जाता है जिसको म्यू से दिखाया जाता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता है, n इंटू n प्लस 2 होता है। जहाँ पे अगर बात करेंगे n, ये पहले भी लिखवा दिया गया है, तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो लिख लेना है n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। n जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि बा ऑर्बिटल जटिल यौगिक है कि आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक है, जिसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर जगह दिया हुआ है, अगला डॉट में आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक हेडिंग डालना है। आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक वे है जिनमें प्रसंकरण में n-d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। n-d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो प्रसंकरण में कौन सा भाग लेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, n-d मतलब ये जो हम लोग सेल में रहेंगे उसके जस्ट पहले वाला d वाला सेल जब हम लोग भाग लेगा तब जाकर उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक जटिल ऑर्बिटल यौगिक कहेंगे। जब जिस सेल में रहेंगे उसके पहले वाला d ऑर्बिटल का सेल अगर भाग लेगा तब। अगला डॉट लिखना है बा ऑर्बिटल जटिल यौगिक। अगला डॉट लिखना है बा ऑर्बिटल जटिल यौगिक। इसमें लिखना है इसमें लिख लेना है जो हम बोलेंगे वही चीज को लिखना है। हेडिंग डालने के बाद लिखना है बा ऑर्बिटल जटिल यौगिक वे है, बा ऑर्बिटल जटिल यौगिक वे है जिनके प्रसंकरण में n-d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। जिनके प्रसंकरण में n-d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। जिनके प्रसंकरण में n-d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अब देखो, अगर आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निम्न स्प्रिंग जटिल यौगिक बोलते हैं, लो स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और अगर यही बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं उच्च स्प्रिंग जटिल यौगिक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्च स्प्रिंग जटिल यौगिक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिससे ये सारा चीजें क्लियर करेंगे कि कोई भी समन्वय यौगिक या कोई भी जटिल यौगिक अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, उसका प्रसंकरण क्या होगा, उसका संरचना क्या होगा, वो बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा या आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा। ये सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक होता है तो वो क्या होता है, निम्न स्प्रिंग जटिल यौगिक होता है। तो निम्न स्प्रिंग जटिल यौगिक बोलते हैं, सॉरी उच्च। जब बाहर रहेगा तो उसको हम लोग उच्च स्प्रिंग जटिल यौगिक कहेंगे, और जब निम्न आंतरिक रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको निम्न स्प्रिंग जटिल यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल हम कहीं से लेते हैं और उसको हम लोग करना शुरू करते हैं। हाँ, एक और चीज़ छूट रहा था, एक और पॉइंट अभी लिखना है। एक और पॉइंट क्या लिखना है, एक पॉइंट और लिखना है, लिगेंड के क्रम। कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लिगेंड क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो लिगेंड के क्रम लिख लेना है। लिगेंड के क्रम। तो बताया जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो CO होता है। उसके बाद जो होता है
CN होता है, ये लिखते चलना है। उसके बाद जो होता है NH3 होता है। उसके बाद जो होता है EDTA4- होता है। उसके बाद जो होता है NCS होता है। उसके बाद जो होता है H2O होता है। उसके बाद जो होता है C2O4 होता है। उसके बाद जो होता है OH वाला होता है। उसके बाद जो होता है F होता है। उसके बाद जो होता है H2- होता है। उसके बाद जो होता है Cl होता है, Cl-। उसके बाद होता है SCN- होता है। उसके बाद जो आता है Br आता है। सबसे लास्ट में जो आता है I आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें हम लोग कहाँ तक को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, कहाँ तक को वीक मानते हैं, उस बात को भी ध्यान में रखना है कि कहाँ तक का हम लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं और कहाँ तक का वीक मानते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। बेसिकली यहाँ से दो चार जो होता है ना शुरुआत का, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है। वो क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है, प्रबल माना जाता है। तो हम लोग को जो शुरुआती कुछ रहता है जिसको हम लोग प्रबल के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग प्रबल मान के चलते हैं। जो लिगेंड है प्रबल है। अब बाकी जो होता है उसको हम लोग वीक मान के चलते हैं। तो जो शुरुआत वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग प्रबल मान के चलते हैं, और उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग वीक मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि CO, CA, NH3 ये सब जो लिगेंड है, ये सब जो लिगेंड है वो सब लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में गिनती आता है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखना है। लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब जो होता है यहाँ तक इंडिकेट भी कर लेना है, लगभग मान के चलो यहाँ तक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रबल लिगेंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद वाला जितना होता है उसके बाद वाला भी सबका एरो मार्क दिखा लेना है। सबको ऐसे लाइन करके एरो करके दिखा लेना है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको कमजोर लिगेंड कहते हैं, या वीक भी बोलेंगे। इसको हम लोग कमजोर लिगेंड कहते हैं। इसको हम लोग कमजोर लिगेंड कहते हैं। अब ये बताने का रीजन है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हम क्यों बताए। इसलिए प्रबल और स्ट्रॉन्ग के केस में कुछ अलग केसेस देखने को मिलता है। अब हम लोग चर्चा बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बताना है। जब हम लोग बताने जाएंगे तो हम लोग को बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। उसके बाद बताना है कि इसका प्रसंकरण क्या होगा। उसके बाद बताना है इसका संरचना कैसा होगा। ठीक, उसके बाद बताना है कि बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक है कि आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक है। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग 3-4 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको, और उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये इसमें इसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है और उसका ऑर्बिटल को शो करना है, उसके ऑर्बिटल को शो करना है। और ये जो Fe है, आयरन जो है, वो आयरन जो है वो CN उससे क्या हो रहा है? आके जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर आके जुड़ रहा है। तो किस ऑर्बिटल के साथ आके जुड़ रहा है, इस चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कि यहाँ पे ये जो आयरन है, इस आयरन पे चार्ज कितना होगा, ये कैसे हम लोग पता करेंगे? तो जितना इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा उतना ही इस पर क्या होगा? चार्ज होगा। तो जितना इस पर ऑक्सीकरण संख्या होगा उतना ही इस पर चार्ज होगा। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। हमको पता है, इसको x मान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। और CN का क्या होता है? -1 होता है। 6 गुने कितना होगा? -1 हो जाएगा। तो 6 गुने यहाँ पे -1 हो जाएगा। 6 गुने -1 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर में क्या दिया हुआ है? तो बराबर में इधर इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? -3 है, तो -3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x - 6 बराबर -3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 3। यहाँ से x का जो मान आएगा वो 3 हो जाएगा। इस तरह से पता चल गया कि यहाँ पे आयरन जो है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 3 हो गया। मतलब आयरन पे जो चार्ज है वो कितना है? 3 है।
तो आयरन पर चार्ज पता चल गया। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके बाद आयरन के ऊपर चार्ज कितना है +3, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो अगर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इसके लिए हम लोग को इसका क्या पता होना चाहिए। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना है तो आयरन का हम लोग क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इसको एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो हमको पहले से पता है कि आयरन का परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 26 होता है। आयरन का जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। 26 के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 1s2 2s2, उसके बाद 1:2s2 2p6 3s2 3p6 18 को हो गया। उसके बाद आता है 4s, उसके बाद आता है 3d। पहले आता है 4s, 4s पे पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, तो 4s को थोड़ा सा यहाँ पर 3d दिखा देता है। अभी इस पर कितना जाएगा वो नहीं पता। 4s पर 2 को चला गया, तो 4s के बाद आता है 3d, तो 20 हो गया। उसके बाद 26 दिखाना, तो d पर कितना आएगा, 6 को आएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमको आयरन 3+ कितना है, ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है, इसका मतलब आयरन 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। 3+ मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का कमी। 3 इलेक्ट्रॉन का कमी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, सबसे अंतिम वाला कक्ष से, मतलब s वाला से 2 को निकल जाएगा, और किसमें, तो 2 को इसमें से, और 3d वाला में से 1 निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें किसमें से निकलता है, लास्ट वाला से निकलता है। लास्ट वाला क्या है, 4s में भरा हुआ है, तो इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से 1 निकल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 4s वाला में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आयरन Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, उस बात को समझना है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे, सिर्फ अंतिम कक्ष और उसके पहले वाला कक्ष का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अंतिम कक्ष और उसके पहले वाला d ऑर्बिटल का, सिर्फ d ऑर्बिटल का पहले वाला का दिखाएंगे, और बाकी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले 3d का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। हमको पता है कि 3d का अगर स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो इसमें कितना घर होता है, टोटल 5 घर होते हैं। ये 3d का स्ट्रक्चर हो गया। 3d के बाद जो लास्ट वाला सेल आया है 4 वाला, तो 4 वाला में क्या क्या रहता था, 4 वाला में हम लोग के पास 3 गो सब सेल रहता है। एक 4s रहेगा, फिर क्या आएगा, 4p आएगा, 4s रहेगा, फिर 4p आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो 4d आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो 4d आएगा। बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमेशा 3d वाला पहले वाला को दिखाते हैं, उसके बाद वाला जितना रहेगा वो सबको दिखाते हैं। तो ये 4d है। अब देखो इलेक्ट्रॉन d में कितना है, इसमें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर d में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरा जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन करके इसमें हम लोग फिलअप करते हैं। और वैसे है कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरा गया, मतलब ये सब जितना रहा वो सब के सब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जितना है ये सब के सब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 5 होगा। देखो यहाँ कमाल की बात क्या है कि अब ये जो घर खाली है, तो अब ये से जुड़ने कौन आ रहा है इसे, ये किसका स्ट्रक्चर है, आयरन का है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आयरन का है। इसके साथ कौन सा लिगेंड जुड़ने आ रहा है, तो लिगेंड इसके साथ जो जुड़ने आ रहा है वो कौन सा है, Cn वाला है। लिगेंड जो जुड़ने आ रहा है कौन सा आ रहा है, Cn वाला लिगेंड आ रहा है। ठीक, जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ने आता है ना आयरन के साथ, इसको हमको पता है कि कितना Cn है यहाँ पे। अगर Cn का बात करेंगे, यहाँ पर Cn हाई कितना, यहाँ पर देख सकते हैं जो Cn की संख्या है कितना है, 6 को Cn है, तो इसको 6 को घर चाहिए रहने के लिए। 6 Cn है तो 6 घर चाहिए। और इसको ऑब्वियस है कि एक जो होता है, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना, एक जो Cn है कितना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम शुरू में ही बताए थे जो लिगेंड होता है अपना ही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, उसके साथ जुड़ता है।
तो इसको ऑब्वियस है कि एक पूरा घर खाली चाहिए। अब इसमें एक एक खाली है तो यहाँ पर कहीं पर आके जुड़ेगा क्या? कहीं पर नहीं जुड़ेगा। तो ये कहाँ से जुड़ना शुरू करेगा? ये यहाँ से CN जुड़ना शुरू करेगा। कहाँ शुरू करेगा? यहाँ से 6 को जुड़ना है CN को, तो एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। कितना हो गया? 4, और एक हो गया 5, और 2 2 4, एक 5 और एक 6। इस प्रकार से ये जुड़ेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है ना, जो आंतरिक डी ऑर्बिटल, इसी को हम लोग बोलते हैं ये आंतरिक डी ऑर्बिटल है। क्या है ये? आंतरिक डी ऑर्बिटल, और ये बाह्य डी ऑर्बिटल है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है ना, तो आंतरिक डी ऑर्बिटल में जो अकेला इलेक्ट्रॉन एक एक घर छेद कर रखा है ना, उसको क्या करता है? सबको दबाना शुरू करता है। ये क्या करता है? इसके आते ही ये घर खाली करवाना शुरू करता है। कहता है कि अगर ये खाली है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? इसमें जा सकता है। तो ये क्या करता है? इसका एक और हम नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि जो ये घर में एक एक लोग पड़ा हुआ है उसको क्या करता है? ये भरना शुरू करता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहता है कि पहले जितना खाली हो सकता है इधर अंदर में उतना पहले खाली करो। लेकिन यही अगर वीक लिगेंड रहता तो ऐसा कुछ नहीं करता है, डायरेक्ट यहाँ से जुड़ना ये शुरू कर देता, यहाँ पर अपना रहना CN शुरू कर देता। लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये ऐसा नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ये ऐसा नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कितना हो तुम लोग? 5 हो, तो 5 के लिए मैक्सिमम कितना घर चाहिए? अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, तो 2 2 4 और एक 5। ये क्या हो गया? तुम लोग का ये घर कंप्लीट हो गया। इधर तुम लोग खाली कर दो, तो ये क्या हो गया? 2 घर इसका क्या हो गया? 2 ऑर्बिटल जो है इसका खाली हो गया। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अब यहाँ से जो जुड़ रहा था, अब यहाँ से ये जुड़ना शुरू करेगा, इसलिए कि ये पूरी तरह से खाली हो गया। तो यहाँ से ये CN जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ से ये जुड़ना शुरू कर देगा। CN जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ से दूसरा CN भी इसमें आके जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और तीसरा CN भी इसमें जुड़ जाएगा, तीसरा CN भी इसमें जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ से चौथा CN भी इसमें जुड़ जाएगा। और यहाँ से ये लाइन बाय लाइन जुड़ते जाता है और यहाँ से एक और CN यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कितना होगा? 2 2 4 और एक और CN इसमें जुड़ जाएगा, एक और CN इसमें जुड़ जाएगा। तो CN यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया और आकर अपना यहाँ पे रहना शुरू कर देगा। अब हम क्या क्या चीज़ें बताने के बाद बोले थे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर Fe का है आयरन का, इसमें सब तो युग्मित है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? अयुग्मित है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित है। तो अयुग्मित जब रहता है, अयुग्मित जब रहता है तो कैसा पदार्थ बनता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो ये जो यौगिक है, ये जो जटिल यौगिक है, ये कैसा होगा? तो अनुचुंबकीय होगा। इसमें पहला जो होगा, पहला जो इसका आंसर मिल गया कि ये कैसा हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय होगा। क्यों? इसलिए कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण भी कुछ होगा इसका, इसलिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो n का मान कितना होगा? 1 होगा। फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 2 होता है। या n के जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 × 1 + 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण का मान निकल गया, ये चुंबकीय आघूर्ण का मान हो गया। अब अगर बात कर लेते हैं, अब ये बाह्य आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक है कि आंतरिक है? तो ये बाहर नहीं है, इसलिए कि ये अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है क्या? नहीं यूज हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये आंतरिक ऑर्बिटल, ये आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा। ये आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा, ये आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहलाएगा। ठीक है। आगे अब इसका प्रसंक्रम हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको सीखते हैं। देख सकते हैं
कि अगर Cn का बात करेंगे तो Cn डी वाले पहले डी मतलब ये आंतरिक डी वाले में कितना ऑर्बिटल लिया है, 2 ऑर्बिटल लिया है, मतलब डी कितना है। अगर प्रसंकरण का बात करते हैं, प्रसंकरण तो कितना डी लिया है, 2 गो डी लिया है, तो इसको क्या लिखें, डी के स्क्वायर। और ये उसके बाद वाला एस लिया है, तो एस में एक ही होता है तो एगो एस रहेगा। और कितना ये पी यूज किया गया तो 3 गो पी यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, G2sp3 हो जाएगा। प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का प्रसंकरण D2sp3 होगा तो उसका अगर संरचना का बात करेंगे तो इसका हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसका प्रसंकरण जो होगा क्या हो जाएगा, प्रसंकरण आप लोग आई थिंक समझ में आ गया होगा, DsP3 हो जाएगा। DsP3 पहले D आया है तो D का 2 गो, एगो X का P का 3 गो, तो DsP3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं संरचना का, तो संरचना कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखाया गया है जब प्रसंकरण क्या हो, प्रसंकरण D2sp3 होगा तो उसका संरचना कैसा होता है, तो अष्टफलकीय हो जाता है। उसका संरचना कैसा हो जाता है, तो अष्टफलक हो जाता है। उसका संरचना हो जाता है अष्टफलक देखने को मिलता है। तो ये हो गया कंप्लीट हम लोग का कि इसका ये कैसा था, तो ये अनुचुंबकीय था। तब इसका ये अगर बात करते हैं तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, इसको लिख देते हैं पूरा ही। चुंबकीय आघूर्ण का मान अगर बात करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान निकल के आया √3 आया। और अगर बात करेंगे आंतरिक है कि बाह्य है, तो ये आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक है। प्रसंकरण का बात करेंगे D2sp3 है। संरचना का बात करेंगे तो ये क्या है, अष्टफलक है। तो इस प्रकार से हम लोग सारा चीज़ हमेशा हर एक के लिए किसी भी सामान्य यौगिक के लिए ज्ञात करना के लिए आ सकता है। इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ निकालने के लिए दे देगा आपको। हो सकता है बोल दे कि ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, इसका प्रसंकरण क्या है, ये आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक है कि बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक है, या पूछ देगा कि इसका स्ट्रक्चर, इसका संरचना क्या है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सारा चीज़ निकालने आना चाहिए, ये सारी चीज़ें निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल का बात करते हैं, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, हम लोग एक और एग्जाम्पल का बात कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल का बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे FeCN6 4-। यहाँ पर कितना है, 4-। सबसे पहले क्या करना है, Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए x को x मान लें, प्लस 6 इंटू इसका -1 होता है, बराबर में कितना होगा, -4। इसके लिए कुल आगे से कितना है, -4 है। तो x - 6 बराबर 4, -4, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 4 बराबर 2। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका लिखना है, Fe2+ का। लेकिन उसके पहले हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो Fe का अगर परमाणु संख्या बोलेंगे तो 26 होता है। अभी पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। उसके बाद आता है 4s, तो 4s को यहाँ पर पहले लिख देते हैं, बाद में यहाँ पर उसके बाद d वाला भरता है, तो 3d वाला भरता है, तो किसमें कितना आ जाएगा, 6 को आता है। अभी हम लोग को किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, Fe2+ का लिखना है। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सबसे पहले अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये 2 4s से 2 को निकल जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d6 ही रह जाएगा, और यहाँ से 1 निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, तो इस पर 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि आंतरिक d ऑर्बिटल को दिखाना रहेगा, आंतरिक d ऑर्बिटल को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग को बाह्य वाला सारे d ऑर्बिटल को दिखाएंगे। तो बाह्य वाला में 3 गो रहेगा, एक s रहेगा, p रहेगा, और एक इसमें d रहेगा। इसमें भी d का कोई काम अभी नहीं आ रहा है, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, और ये हो गया 4d। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर d तक भरा हुआ है, s वाला तो खाली है, d में कितना है, 6 है। तो ये कैसे भरता है, एक एक कर करके 1 2 3 4 5
और छठा यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू होता था, ये इस प्रकार से बढ़ गया। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर फिर से लिगेंड जो आया है CN आया है, और CN कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो फिर ये घर को क्या कराएगा, खाली कराएगा, एक्स्ट्रा ऐसे घर को रखे हुए नहीं छोड़ेगा ये। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो कहेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन हो, अगर तुम लोग 6 इलेक्ट्रॉन हो 3 में रह सकते हो तो 3 में चले जाओ, तुम लोग 2 को खाली कर दो। 6 हो तो 2 को जोड़ा में जाओगे लोग, 3 में चले जाओगे तो 2 यहाँ पे खाली करा लेता है, 2 खाली यहाँ पे करा लेता है जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस आता है तब। लेकिन अगर ये वीक लिगेंड रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, अगर वीक लिगेंड रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। अगर बात करेंगे अब को CN है, तो यहाँ पर भी 6 को CN है, तो पहला इसमें भरेगा CN, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। उसके बाद इसमें भरेगा दूसरा CN, तीसरा CN इसमें भरेगा, चौथा CN इसमें भरेगा, पांचवा CN इसमें भरेगा। डॉट डॉट से इसलिए दिखा दे रहा है कि ये बाद में आके जुड़ रहा है, ठीक है, ये पहले से भरा हुआ उतना है Fe, तो ये बाद में इलेक्ट्रॉन लाकर इसमें जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट लाइन दिखा रहे हैं, तीर का निशान दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 6 CN यहाँ पे जुड़ गया। अगर फिर से हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। यहाँ पर देख सकते हैं एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, सबके सब क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। और जब पूरी तरह से भरा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो ये कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। और जब प्रतिचुंबकीय है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, चुंबकीय अगर आघूर्ण का बात करेंगे तो चुंबकीय अगर आघूर्ण का बात करेंगे तो यह चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो म्यू बराबर कितना होता है, √N × N+2। अब मैं अब बात करते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब n का मान 0 रखेगा तो 0 × 0+2, और इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को एक और चीज़ याद अब रखना है कि जब भी पदार्थ क्या रहे, प्रतिचुंबकीय रहे, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा क्या होगा, 0 होगा, इसलिए कि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अब यहाँ पर भी CN जो जुड़ा हुआ है आंतरिक d ऑर्बिटल में जुड़ा हुआ है, बाहर में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये किस प्रकार का होगा, तो यह भी आंतरिक ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, आंतरिक जटिल यौगिक कहलाएगा, आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहलाएगा, जटिल यौगिक कहलाएगा। अब अगर बात करते हैं प्रसंकरण का, तो प्रसंकरण यहाँ से देख सकते हैं, फिर उसी प्रकार का प्रसंकरण आया हुआ है। यहाँ से 2 को D, 1 को S और 3 को P, तो क्या बन जाएगा प्रसंकरण, तो प्रसंकरण हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। जब प्रसंकरण D2sp3 हो जाता है तो संरचना कैसा होता है, संरचना हम लोग जानते हैं, जब प्रसंकरण D2sp3 होता है संरचना अष्टफलक होता है, संरचना कैसा होता है, अष्टफलक हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आगे इस बात को समझना, अभी हम लोग 1, 2, 3 एग्जाम्पल और अगले क्लास में करेंगे, तब हम लोग को आप लोग कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें आप लोगों को करना होगा। तो 3-4 क्वेश्चन पर और हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाके आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए, सारी चीज़ें निकालने के लिए। तो इसमें से कोई भी चीज़ें पूछा जा सकता है सामान्य यौगिक देकर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, और इसको समझ में नहीं है तो ऑफलाइन क्लास में भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के क्लास में यहीं पर एंड करते हैं।